आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे नाटक पे बात करने वाले हैं जिसने मतलब मंच की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। जी। और ये नाटक सिर्फ महाकवि कालिदास की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी ना कभी अपनी महत्वाकांक्षा और अपने प्रेम के बीच किसी एक को चुनना पड़ा है। और ये चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस नाटक की अलग अलग परतें खोलते हैं। 1958 में लिखा गया ये नाटक आज भी इतना प्रासंगिक क्यों लगता है? तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस नाटक के किरदारों की सिर्फ कहानी ना बताएं, बल्कि उनके मन के अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसे समझें। दिलचस्प बात तो यह है कि नाटक का शीर्षक आषाढ़ का एक दिन खुद कालिदास की सबसे मशहूर रचना मेघदूत से लिया गया है। अच्छा, आखिरी बार जब होती है तो सब कुछ बहा कर ले जाती है। तो चलिए इसी बारिश की बूंदों के साथ हम उस गांव में चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू होती है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या महान कला की कीमत हमेशा व्यक्तिगत त्रासदी ही होती है। तो पहले अंक की शुरुआत होती है हिमालय की तलहटी के खूबसूरत गांव से। आषाढ़ की पहली बारिश हो रही है और नायिका मल्लिका उसमें भीगकर घर आती है। और उसकी माँ अंबिका इस बात पर बहुत नाराज है। हाँ, उसे लगता है कि मल्लिका का कालिदास के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं, क्योंकि कालिदास एक कवि है जिसके पास मतलब भविष्य को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है। अंबिका का नजरिया बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। वो एक माँ है जो अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित देखना चाहती है, लेकिन मल्लिका के लिए कालिदास सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी प्रेरणा का स्रोत है। वो तो मानती है कि कालिदास की पहली रचना ऋतु संहार उसी के प्रेम का नतीजा है। बिल्कुल। उनका रिश्ता जमीन से, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वो एक दूसरे को पूरा करते हैं एक तरह से। यहाँ तक तो सब बहुत काव्यात्मक लगता है, एक शांत गांव, प्रकृति और दो प्रेम करने वाले। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उज्जैनी से राज्याधिकारी दंतुल आता है। जी, और वो कालिदास के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया है। हाँ, कि सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय उन्हें अपना राजकवि बनाना चाहते हैं। और उस दौर में राजकवि होना आज के सेलिब्रिटी होने जैसा था। मतलब मान, सम्मान, धन, प्रसिद्धि, सब कुछ। पर इसकी एक कीमत भी थी, है ना? हाँ, एक बहुत बड़ी कीमत। आपकी कला अब आपकी नहीं रहती, वो राजा की हो जाती थी। आपको राजा की प्रशंसा में दरबार के नियमों के अनुसार लिखना होता था। आपकी वो मौलिक प्राकृतिक प्रेरणा वो धीरे धीरे खत्म हो सकती थी। और यही कालिदास का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा आकर्षण भी था। सही कहा। यहीं पर मुझे मल्लिका का किरदार हमेशा हैरान करता है। जब कालिदास इस दुविधा में है कि इसे जाना चाहिए या नहीं, तो मल्लिका उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो कहती है कि तुम्हारी प्रतिभा किसी एक व्यक्ति या एक गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। हाँ, और ये त्याग बहुत महान लगता है। पर क्या ये थोड़ा अवास्तविक नहीं है? मतलब क्या कोई सच में अपने प्रेम को इसलिए जाने दे सकता है कि उसकी कला संसार के लिए है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और कई आलोचक मानते हैं कि मल्लिका का किरदार आदर्शवादी ज्यादा है, असल जिंदगी से दूर। लेकिन शायद मोहन राकेश यहाँ कुछ और दिखाना चाहते थे। जैसे कि क्या मल्लिका का ये त्याग वाकई सिर्फ त्याग था, या अपनी महत्वाकांक्षा को कालिदास के जरिए पूरा करने का एक तरीका? वो खुद तो उस गांव से बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसका प्रेम यानी कालिदास दुनिया पर छा जाए। तो एक तरह से ये उसके अपने सपनों की उड़ान भी थी, जिससे उसने कालिदास के पंखों से पूरा करना चाहा। बिल्कुल। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मल्लिका के त्याग में भी एक तरह की महत्वाकांक्षा छुपी हो सकती है। तो फिर कालिदास का जाना सिर्फ उसका अपना फैसला नहीं था, उसे इस रास्ते पर धकेला भी गया। हाँ, और यही मोहन राकेश की खूबी है। वो किसी भी किरदार को पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं दिखाते। हर कोई अपनी परिस्थितियों और अपनी इच्छाओं का गुलाम है। कालिदास उज्जैनी चला जाता है और मल्लिका पीछे इंतजार करने के लिए रह जाती है। और पहला अंक उस उम्मीद और आने वाले दर्द की एक ऐसी नींव रखता है जिस पर पूरी कहानी की इमारत खड़ी होती है। तो कालिदास अपनी कला को बड़ा बनाने के लिए उज्जैनी चला तो गया, लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रसिद्धि के लिए उसने प्रेम को छोड़ा, क्या वो प्रसिद्धि उसे वो दे पाई जिसकी उसे तलाश थी? नहीं। कई साल बाद कहानी जब दूसरे अंक में पहुंचती है तो नजारा कुछ और ही कहानी कहता है। बिल्कुल। अब हम उज्जैनी के भव्य माहौल में हैं। कालिदास अब सिर्फ कालिदास नहीं बल्कि महाकवि कालिदास है। उसने मेघदूत और कुमार संभव जैसी, और उसके जीवन में अब मल्लिका की जगह एक नई स्त्री है, प्रियोगु मंजरी। वो गुप्त साम्राज्य की एक विदुषी और सुसंस्कृत राजकुमारी है। हाँ, और वो कालिदास से प्रेम भी करती है।
और उसकी कला को समझती भी है। प्रियंगु मंजरी का किरदार भी बहुत दिलचस्प है। वो कालिदास को खुश रखने के लिए उज्जैनी में ही गांव जैसा माहौल बनाने की कोशिश करती है। हिरण के बच्चे ले आती है, पौधे लगवाती है। लेकिन ये सब बनावटी है, एक नकली नकल। हाँ, उस प्राकृतिक माहौल की एक नकली नकल जिसे कालिदास पीछे छोड़ आया है, और शायद यही कालिदास की जिंदगी का सच बन गया था। बाहर से सब कुछ सफल, अंदर से सब कुछ नकली। हाँ, और मोहन राकेश की सबसे बड़ी खूबी उनका अनकहा है। मतलब नाटक में जो डायलॉग नहीं है, जो किरदारों के बीच की चुप्पी है, वो ज्यादा असरदार है। सही बात है। कालिदास बाहर से राजकवि है, लेकिन अंदर से वो अकेला है। उसे मल्लिका को छोड़ने का अपराध बोध खाए जा रहा है, और ये अपराध बोध उसकी सबसे महान रचना मेघदूत का स्रोत बनता है। अच्छा। मेघदूत में जो यक्ष अपनी प्रेमिका के लिए तड़प रहा है, वो असल में खुद कालिदास है, जो मल्लिका के लिए तड़प रहा है। उसने अपनी पीड़ा को कला में बदल दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक कलाकार को महान बनने के लिए दर्द और पीड़ा से गुजरना ही पड़ता है? क्या खुशी में अच्छी कला नहीं बन सकते? ये नाटक इसी सवाल को हमारे सामने रखता है। कालिदास को प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन उसकी रचनात्मकता की आत्मा, वो मरने लगी थी। वो खुद कहता भी है। हाँ, कि अब उसकी कला अभ्यास का नतीजा है, अनुभूति का नहीं। वो एक बार कश्मीर जाते हुए अपने गांव के पास से गुजरता भी है, लेकिन मल्लिका से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो उस आईने का सामना नहीं करना चाहता जिसमें उसे अपनी सच्चाई दिख जाएगी। उसका ये न मिलना उसके अपराध बोध को 1000 शब्दों से ज्यादा बयां कर देता है। बिल्कुल। यह दिखाता है कि सत्ता और कला का रिश्ता कितना जटिल होता है। सत्ता आपको मंच देती है, लेकिन आपकी आवाज छीन लेती है। कालिदास की कला अब दरबारी हो गई थी। उसमें गांव की मिट्टी की वो महक नहीं रही जो मल्लिका के साथ रहते हुए थी। सफलता ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन उसकी आत्मा छीन ली। और यहाँ मोहन राकेश एक और महत्वपूर्ण तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, समय की लंबी छलांग। हाँ, टाइम जंप। पहले और दूसरे अंक के बीच कई साल बीत जाते हैं। ये दर्शक को ये महसूस कराता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो मौके खो गए वो वापस नहीं आते। और समय इस नाटक का सबसे क्रूर पात्र है, जो सबसे ज्यादा चोट तीसरे और आखिरी अंक में करता है। कहानी एक बार फिर कई साल आगे बढ़ती है। हाँ, और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दिल पूरी तरह टूट जाता है। एक बार फिर आषाढ़ का दिन है, वैसे ही बारिश हो रही है, लेकिन इस बार की बारिश में उम्मीद नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी है। कालिदास गांव लौट आया है। हाँ, लेकिन एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए, थके हुए इंसान की तरह। उसने कश्मीर का शासन भी छोड़ दिया है, और राजकवि का पद भी। वो सब कुछ खोकर वापस आया है। वो मल्लिका के घर जाता है, शायद इस उम्मीद में कि जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, वहीं उसे शांति और प्रेरणा वापस मिल जाएगी। लेकिन जैसा आपने कहा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। और वहां उसे वो सच मिलता है जिसका उसने कभी सामना करने की हिम्मत नहीं की थी। मल्लिका अब अकेली नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है, उसी विलोम से जो हमेशा कालिदास से जलता था, और उनकी एक बेटी भी है। मल्लिका अब सपनों में जीने वाली वो लड़की नहीं रही जिसे कालिदास छोड़कर गया था। जीवन की कठोर सच्चाइयों ने उसे एक यथार्थवादी औरत बना दिया है। और वो जो एक लाइन कहती है, वो पूरे नाटक का सार है। वो कहती है, तुम परिवर्तित हो गए हो और मैं भी। समय ने प्रतीक्षा नहीं की। ये कालिदास के लिए सबसे बड़ा आघात था। उसे एहसास होता है कि उसने जिस प्रेम को अपनी कला के लिए कुर्बान किया था, वो प्रेम अब उसके लिए उपलब्ध नहीं है। और जिस कला के लिए ये सब किया, वो कला भी अब उसके पास नहीं रही। वो कहीं का नहीं रहा। जब मैंने ये नाटक कॉलेज में पहली बार पढ़ा था, तो मुझे कालिदास से बहुत नफरत हुई थी। मुझे लगता था कि वो बहुत स्वार्थी है। अच्छा। लेकिन अब जब मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ, तो उसका संघर्ष ज्यादा मानवीय लगता है। वो एक ऐसा इंसान है जो सब कुछ पाना चाहता था, और इस कोशिश में उसने सब कुछ गंवा दिया। ये सिर्फ कालिदास की नहीं, बल्कि आधुनिक इंसान की त्रासदी है। सही कहा। और नाटक का अंत, वो बहुत ही शक्तिशाली है। कालिदास बिना कुछ कहे उस बारिश में चुपचाप वहां से चला जाता है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। और मल्लिका अपनी बच्ची को गोद में लेकर दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। एक बार फिर बारिश हो रही है, लेकिन अब ये स्थायी विरह और अकेलेपन का प्रतीक है। मोहन राकेश का ये अंत जानबूझकर अधूरा छोड़ना ही इसे महान बनाता है। बिल्कुल, वो हमें कोई आसान जवाब नहीं देते। वो बस हमें उस स्थिति की गहराई और उस दर्द को महसूस करने के लिए छोड़ देते हैं। कालिदास का अज्ञात भविष्य की ओर चले जाना इस बात का प्रतीक है कि कुछ गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता।
तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये सिर्फ कला बनाम जीवन का संघर्ष नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये इस बारे में है कि हमारी यादें और असलियत कैसे टकराती हैं। कालिदास उस मल्लिका की याद में जी रहा था जिसे वो छोड़कर गया था, लेकिन असलियत की मल्लिका आगे बढ़ चुकी थी। आपने बहुत सही नुक्ता पकड़ा। ये नाटक इस बात पर भी एक टिप्पणी है कि हम सफलता को कैसे देखते हैं। क्या बाहरी दुनिया की मान्यता ही सफलता है या अंदर की शांति? कालिदास ने बाहरी सफलता को चुना और अपना आंतरिक संतुलन खो दिया। ये नाटक आज के ब्रांडिंग और इमेज बनाने के दौर में और भी प्रासंगिक लगता है, जहां लोग अक्सर वो दिखने की कोशिश करते हैं जो वो असल में नहीं है। और मल्लिका का किरदार, क्या हम उसे एक त्यागी देवी की तरह देखें या एक ऐसी औरत की तरह जिसने हालात से समझौता कर लिया? उसका विलोम से शादी करना क्या उसका हार मान लेना था या जिंदा रहने के लिए एक जरूरी कदम? मेरे ख्याल से ये जिंदा रहने की एक कोशिश थी। मोहन राकेश की नायिकाएं बहुत मजबूत होती हैं। वो रोती बिलखती नहीं बल्कि परिस्थितियों का सामना करती हैं। सही बात है। मल्लिका ने सालों इंतजार किया, लेकिन जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा तो उसने अपने जीवन को एक दिशा दी। उसका चुनाव शायद आदर्श न हो, लेकिन वो यथार्थवादी था। वो हमें सिखाती है कि जीवन किसी के लिए रुकता नहीं, चाहे वो महाकवि कालिदास ही क्यों न हो। यानी ये नाटक किसी एक हीरो या विलन की कहानी नहीं है, ये समय, चुनाव और उनके परिणामों की कहानी है। हर किरदार अपने नजरिए से सही है और अपने नजरिए से गलत भी। बिल्कुल, यही इस नाटक को कालजयी बनाता है। ये हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये कालिदास के माध्यम से हर उस व्यक्ति के अंदर के द्वंद्व को दिखाता है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर, अपने लोगों से दूर जाता है। आषाढ़ का एक दिन सिर्फ एक नाटक नहीं, बल्कि एक दर्द भरी कविता है जो हमें सफलता के खोखलेपन, प्रेम की नाजुकता और समय की ताकत का एहसास कराती है। और ये उन सवालों को हमारे सामने छोड़ जाता है जो शायद हमेशा पूछे जाते रहेंगे। महत्वाकांक्षा की असली कीमत क्या है और रचनात्मकता का सच्चा स्रोत क्या है? बाहर की दुनिया का सम्मान या हमारे भीतर का सच? और सुनने वालों के लिए सोचने का एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये नाटक सादगी और महत्वाकांक्षा के बीच एक चुनाव प्रस्तुत करता है। अगर कालिदास गांव में ही रुक जाता तो क्या वो कभी मेघदूत जैसा महाकाव्य लिख पाता, या वो बस एक गुमनाम प्रेमी बनकर रह जाता? सोचने वाली बात है। क्या महान कला की पैदाइश के लिए एक महान त्याग जरूरी है, भले ही वो त्याग कलाकार को ही नष्ट कर दे?